नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत और रशिया के बारे में। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि भैया जो रशिया है वो भारत का बेहतरीन मित्र हो जाता है और हमेशा ये रशिया ने प्रूव भी किया है। लेकिन यहाँ पर एक स्टेप पूरी दुनिया में इंडिया के लिए एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर रहा है और ये शायद हम भारतीय भी ये क्वेश्चन करेंगे कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो आप। तो हाल ही में देखोगे इंडिया टर्न्स डाउन रशियन सेक्शन एलएनजी डिस्पाइट सप्लाई कंसर्न ड्राइवन बाय मिडिल ईस्ट टेंशन। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है कि रशिया का जो एलएनजी है वो लेने से मना कर दिया कि हम रशिया से एलएनजी नहीं खरीदेंगे क्योंकि उस पर सैंक्शंस लगे हुए हैं। सबसे बड़ी चीज वो भी आपने तब किया है जब पूरे वर्ल्ड में एनर्जी क्राइसिस है, इसलिए ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब देखो यहाँ पर हमने सप्लाई तो कह दिया कि हम आपसे नहीं लेंगे, हमारे यहाँ पर एलएनजी शॉर्टेज भी है और एक तरफ आप देखिए कि हमारे संबंध भी बहुत अच्छे हो जाते हैं, आपको रशिया ने सम्मानित भी किया है। और इधर आप देखोगे कि हाल ही में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी संबोधित किया पूरे वर्ल्ड को कि देखो भैया हमारे यहाँ पर एनर्जी क्राइसिस है और हम आपसे अपील कर रहे हैं कि ये जो 9 चीजें हैं ये आप ध्यान रखें। यानी कि एक तरफ क्या हो रहा है, हमारे यहाँ पर एनर्जी क्राइसिस हो रही है, बहुत सारी समस्याएं क्रिएट हो रही है और दूसरी तरफ हम रशिया से एलएनजी लेना नहीं चाहते। लेकिन क्यों, क्या कारण है इसका? इससे इंडिया क्या प्रूफ करना चाहता है कि क्या हम यूएस के बहुत ही ज्यादा सगे हो जाते हैं या फिर कोई एक अपने दोस्त को इस तरीके से दुश्मन बना सकता है? तो इस पर भी बातचीत करेंगे भैया। यहाँ पर बोला था कि आप लोग 1 साल तक गोल्ड मत खरीदो, इसका आउटकम ये हुआ कि भैया शेयर मार्केट से जो एफडीआई है बहुत जल्दी निकला, लॉस हुआ। यहाँ पे बोला कि आप लोग ट्रेवल मत करो, यहाँ पे इन्होंने बोला कि वर्क फ्रॉम होम करो, तुम रिड्यूस ईडिबल ऑयल आप कंजप्शन कम करो क्योंकि वो बाहर से हमें आयात करते हैं। जो भी चीजें जिसमें बाहर की इन्वॉल्व हो जाती है सबका ये कह रहे हैं आप ज्यादा से ज्यादा जो है पेट्रोल और डीजल का जो कंजप्शन है वो कम करें, यानी कि मेट्रो वगैरह इसका यूज करें। यहाँ पर इन्होंने बोला है कि यूज आ कारपूल और इलेक्ट्रिक व्हीकल, आप कारपूल या इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करें। रिड्यूस द यूजेस ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर बिकॉज डोमिनो इफेक्ट हमने बातचीत करी थी, तो फर्टिलाइजर भी हम बाहर से ही आयात करते हैं और इससे हमारे खाद्यान्न पर असर पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर सोलर पावर एनर्जी को आप लोग अडॉप्ट करिए, साथ ही साथ मेड इन इंडिया सामान को प्रायोरिटाइज करिए। इस तरीके से हम इस बुरी सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि जब इतनी ही बुरी सिचुएशन है इंडिया की और जब रशिया हमें मदद करने के लिए तैयार है तो हम रशिया की मदद ले क्यों नहीं रहे हैं? जबकि आपके हाल ही में देखिए इसी मुद्दे को डिस्कस करने के लिए यहाँ पर पावेल सोरोकिन आए थे रशिया से मिलने हरदीपपुरी से, और इंडिया ने यहाँ पर अपना फैसला सुना दिया था कि देखो भले ही तुम हमारी मदद करना चाहते हो लेकिन हमें तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। और इस मुद्दे पर इन्होंने खुले तौर पर अपने फैसले से अवगत कराया और इसके बाद वो वापस रशिया लौट गए थे। क्या आप इस खबर से वाकिफ हैं कि इंडिया जो रशिया था यहाँ तक इंडिया में आया, बातचीत करी, अपने ऊर्जा मंत्री को भी भेजा कि देखो हम आपको ये प्रोवाइड करवाएंगे, आप परेशान मत हो, लेकिन फिर भी इंडिया ने मना कर दिया। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन हो जाता है आखिर क्यों और कौन सी चीजों को ये मना कर रहे हैं? तो आप देखो कि यहाँ पर जिन्होंने मना किया था, जो मना करने का कारण था वो क्या था, ये था कॉन्फ्लिक्ट इन यूक्रेन अ टाइमलाइन 2022 में। यहाँ पर आप देखोगे 2022 में एक्चुअली ये हमारा जो सैंक्शन है वो लगा था और इस सैंक्शन की वजह से जो 2022 में लगा था यूक्रेन वॉर की वजह से, उसको अभी तक हम फॉलो अप कर रहे हैं, इसलिए हम ले नहीं रहे हैं। किस पे लगा था? तो अब ये 2 तरीके की है, आप देखो, एक आपका पोर्टो वाया है और एक आर्कटिक एलएनजी 2 है, इसको लेने से हम मना कर रहे हैं। और इन्हीं 2 पर सैंक्शन लगाया था यूएस ने कि ये 2 एलएनजी आप इनसे, इस 2 जगह से जो एलएनजी आ रही है वो आप ना खरीदे, और हम नहीं भी खरीद रहे हैं। वो यहाँ से आपकी हमारी आती है एकदम एंड पे। ठीक है, आर्कटिक एलएनजी की बात करें तो ये रूस की सबसे महत्वाकांक्षी एलएनजी परियोजना है जिसे रूस दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी निर्यातक बनने के लिए विकसित कर रहा है, इसलिए यहाँ पर यूएस ने सैंक्शन लगाया था। आप समझ में आया कि क्यों आर्कटिक एलएनजी और यहाँ पर ये पोर्टोवा एलएनजी पर सैंक्शन लगा। और दूसरा अगर हम बात करें तो नॉर्थ स्ट्रीम 1 पाइपलाइन में कंप्रेस स्टेशन के पास हो जाता है बाल्टिक सागर के किनारे, एक इस पर इन्होंने सैंक्शन लगा दिया कि यहाँ से एलएनजी जो आएगी वो आप नहीं लोगे। अच्छा, क्या हम चोरी छुपे नहीं ले सकते थे? जब आपने जहाज भेज ही दिया, सबसे बड़ा ट्विस्ट तो अभी बाकी है, स्टोरी सुनते जाओ आपको मजा आएगा कि क्या हो रहा है इस समय पूरे वर्ल्ड में, इंडिया क्या कर रहा है ये तो तुम्हें पता ही नहीं है। अभी तुम ईरान इजराइल वॉर में घुसे पड़े हो, लेकिन ये देखो सेम गेम इधर चल रहा है। हमने प्रतिबंध लगाया 2025 में, इन्होंने बोला हम सैंक्शन वेवर कर रहे हैं, तुम इनसे तेल खरीदो। इंडिया हमें बेचने के लिए रशिया हमें बेचने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक है, लेकिन हम भारतीय कंपनियां खरीदना ही नहीं चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें दिक्कत हो जाएगी।
अब यहाँ पर समस्या पता क्या है, भारतीय कंपनियां एक स्टेप आगे नहीं बढ़ा पा रही हैं, वरना वो तो आसानी से खरीद सकती थी, क्योंकि इसमें ट्रैक हम करते हैं बहुत आसानी से। ऑयल के जो टैंकर्स हैं उनको ट्रैक नहीं किया जा सकता इतनी जल्दी, लेकिन ये जो आप देखोगे ना एलर्जी कार्गो जहाज होते हैं ना, इनको हमें छिपाना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए बहुत आसानी से इसको ट्रैक किया जा सकता है। और अगर ट्रैकिंग की जाएगी तो पता चल जाएगा ये कहां से जहाज आया, इसलिए कंपनियां जो है वो लेना नहीं चाहती हैं, वहां से मना कर रही हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण यहाँ पर यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, जिसकी वजह से हुआ था, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि भैया रशिया बेच रहा है, उससे जो पैसा मिल रहा है वही वो यूक्रेन युद्ध में लगा रहा है। तो इंडिया ने एक तरीके से एक ह्यूमैनिटी बिहेवियर दिखाते हुए बोला कि भाई हाँ, हम नहीं चाहते हैं कि ये चीजें हो। और मीडिएशन में भी यहाँ पर इंडिया ने बोला था हम दोनों, उसने कभी नहीं बोला कि हम एक तरफा हैं, वो हमेशा बीच में एक मीडिएटर का रोल निभाता है, बैलेंस अप्रोच अपनाता है, वही उसने यहाँ पर दिखाने का ट्राई भी किया है। वो हर एक नेशन के साथ अपनी बना करके रखता है, और यही हमारी फॉरेन पॉलिसी है भैया, हम किसी को यहाँ पर दुखी नहीं करते हैं, किसी को हम नाराज नहीं करते हैं, सबका थोड़ा 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 मान लेते हैं। और यही आजकल जरूरत है, आज की जियोपॉलिटिक्स की अगर मैं बात करूँ तो यही सबसे बड़ी नीड हो जाती है। तो इससे यूक्रेन भी खुश हो गया कि भैया हाँ देखो, तुम मुझे इनडायरेक्टली सपोर्ट भी कर रहे हो। अब अगर चीन की बात करें कि इस पूरे सिनेरियो में चीन कहां खड़ा है, तो चीन को घंटा फर्क नहीं पड़ता है किस पे क्या सैंक्शन लगा है, क्या हो रहा है। और इसी वजह से आप देखोगे कि रशिया का झुकाव धीरे धीरे चाइना से बढ़ता जा रहा है, जो कि इंडिया के लिए अच्छा नहीं हो जाता है। ये इंडिया को सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर आगे आते हैं, भारत की रूसी कच्चे तेल की भारी खरीदारी हमने करी है। अभी तो बात करें तो दुनिया में सबसे बड़े खरीदार हम ही हो जाते हैं रियायती रूसी तेल के, उससे ऊपर हमारे लिए चाइना हो जाता है, बिकॉज चाइना है, फिर उसके बाद हम हो जाते हैं। अब ऊर्जा सुरक्षा चुनौतियां जो कि हमारे लिए इतनी बड़ी खड़ी हैं, इसके बावजूद आप देखोगे कि दिक्कतों में यहाँ पर हमारे मोदी जी कह भी रहे हैं कि आयात कम करो, विदेश यात्राएं कम करो। 50% आयात हम पूरा करता है, अपनी गैस जो मांगा है भारत बाहर से 50% हम आयात करते हैं, और जिसमें से 60% हमारा कहां से आता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है, जो बंद पड़ा हुआ है। तो ये समस्या है ना, इसीलिए यहाँ पर अपील की गई। यहाँ पर दोबारा इन्होंने आकर के बोला आप लोग वर्क फ्रॉम होम करो। जब दो बार पीएम मोदी 24 घंटे में 2 बार बोलने आए, तो इसका मतलब समझ जाओ कि देश में बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। इंडिया बस एक संतुलन स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। वो ये चाहता है कि भैया मेरे संबंध रशिया के साथ तो अच्छे हैं ही, यूएस के साथ भी बेहतर बने रहें, और प्लस जो अदर ब्लॉक है वहां पर भी हम अपने गेम खेलते रहें। एंड दिस इज अवर इंडियन फॉरेन पॉलिसी, क्योंकि हमारे क्वाड में भी है, इंडो पैसिफिक रीजन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, यूएस अभी चाइना की जो यात्रा है भैया, वहां पर यूएस के जो ट्रंप हैं वो जाने वाले हैं। हाल ही में हमने ऑल मदर डील ईयू के साथ, मदर ऑफ ऑल डील भी साइन करी है, तो इसलिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें अपने बैलेंस को खराब नहीं करना है, अपने हितों को देखते हुए सारे काम करने हैं। और अगर ट्रंप चाइनी मतलब ये सी जिनपिंग से मिलने वाले हैं, चाइनीज जो यहाँ पे डिक्टेटर हो जाते हैं, और इस बीच अगर ऐसा कोई भी स्टेप इंडिया ने लिया तो भैया हमारे इंडो पैसिफिक रीजन के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन क्रिएट कर देगा, क्योंकि इनको पता है कि भाई ताइवान के मुद्दे पर डिस्कशन हो सकता है, और ताइवान के भारत के साथ अच्छे संबंध हो जाते हैं। तो इसीलिए हम बैलेंस साधना चाहते हैं हर एक चीज में। जब बात आए ताइवान की, हाँ इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन है, यूएस की इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन है, बात आए ईयू की इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन है, बात आए रशिया की, हाँ भाई इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन है। हम हर एक के साथ अपने रिलेशन को बेहतर करना चाहते हैं, इसलिए हम कोई ऐसा स्टेप नहीं उठाते जिससे किसी को कुछ बुरा भी लगे। और हमारे जैसे संबंधों की हमने बात करी तो ताइवान के साथ भी बेहतर संबंध है। अब थोड़ा सा एक देख लेते हैं कि भाई रशिया के साथ इंडिया के संबंध किस प्रकार से रहे, क्योंकि अभी ये कहा जा रहा है कि हमने ये गलत किया है, ये जो हम कर रहे हैं ना ये बहुत ज्यादा हमने गलत कर दिया। सोचो कोई जहाज जो निकल आया वहां से, रशिया ने भेज भी दिया, पता ये क्यों आए थे, ये जो सोरोकिन थे भैया, रशिया ने जहाज भेज भी दिया और आप उस जहाज को एंटर भी नहीं करने दे रहे हो, यहां पर समस्या आ गई। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पर आई कि जहाज आ चुका है लेकिन वो घूम रहा है बेचारा, खो गया है, पहुंच नहीं पा रहा है डेस्टिनेशन पर। ये प्रॉब्लम है यहाँ पर, ये दिक्कत है यहाँ पर। दैट्स व्हाई दिस सिचुएशन आर क्रिएटेड। नाउ आगे आ जाते हैं, संबंधों की बात करते हैं। तो शुरुआत में 1947 से अगर 1960 तक देखें तो भैया 13 अप्रैल 1947 को भारत की आज़ादी से पहले सोवियत संघ के साथ हमारे संबंध थे, ठीक है। 1950 के बाद 1955 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सोवियत यात्रा पर गए थे, और वहां पर अपने संबंधों की अगर बात रखें तो एक आधारशिला एक बेहतर रखी गई थी। शीत युद्ध के काल और रणनीतिक गठबंधन के टाइम की अगर हम बात करते हैं तो पाक और भारत युद्ध में सोवियत संघ ने भारत का समर्थन किया था।
ओनली कंट्री। यूएस ने हमारा साथ नहीं दिया था, लेकिन सोवियत संघ ने भारत का साथ दिया था। इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस साइन करी, फ्रेंडशिप एंड ऑपरेशन साइन हमने किया 1980 में। राकेश शर्मा ने सोफिल स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष गए थे। सोवियत संघ के विघटन के बाद भी अगर हम बात करें तो थोड़ी अनियमितताएं आई थी कुछ दिनों के लिए, लेकिन फिर ठीक हो गया था। सामरिक साझेदारी का जब युग आया 2000 से अब तक की बात करें तो हमारे भैया 2+2 डायलॉग्स भी होते हैं। हम एक दूसरे के एनर्जी जो चीजें हैं उसको भी फिल आउट करते हैं। हमने मिलिट्री जो चीजें हैं वो साइन अप कर रखी हैं। रणनीतिक साझेदारी है, वार्षिक शिखर सम्मेलन होता है, डायलॉग होते हैं, T72 टैंक, MiG-21 1971 की संधि, इन सब में बहुत बड़ा रोल अदा किया है। अभी हमें ये ऊर्जा देता है, रक्षा देता है भैया, परमाणु और स्पेस में हमारे लिए बेहतर काम कर रहा है, और बहुपक्षीय सहयोग तो है ही, जैसे कि G20, SCO और ब्रिक्स में, और हमेशा इंडिया का सपोर्ट करता है, यानी कि एक बेहतरीन मित्र की भूमिका हमेशा रशिया ने अदा करी भी है। 2022 की अगर हम बात करें, जब यूक्रेन युद्ध हुआ तो थोड़ी सी स्थिति में बदलाव आया, लेकिन यहाँ पर इंडिया ने बहुत ही बेहतरीन चाल चली कि वो हमेशा तटस्थ रहा, बायस्ड नहीं हुआ। ना तो वो बहुत ज्यादा रशिया की तरफ उसने झुकाव रखा, ना ही उसने यूक्रेन की तरफ झुकाव रखा। जो चीजें हुई उसको मानते हुए आगे बढ़ा। और साथ 2025 में हमने आर्थिक सहयोग समझौता भी साइन किया था। 2030 तक की हम अपने रक्षा सहयोग को और बढ़ाएंगे। तो अभी अगर संबंधों की बात करें तो भैया बेहतरीन हो जाते हैं, लेकिन वर्तमान चुनौती ये है कि रूस चीन निकटता बढ़ती जा रही है। ये चुनौती हमारे लिए सबसे बड़ी हो जाती है। प्लस पश्चिमी प्रतिबंधों का असर साफ दिखाई दे रहा है कि इंडिया एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ा पा रहा है। ये है असर। डॉलर आधारित भुगतान यहाँ पर बड़ी समस्या है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर के यहाँ पर स्वदेशी उत्पादन की सीमाएं भी हैं, वो यहाँ पर समस्या है। निष्कर्ष की बात करें तो भैया हमारे संबंध बहुत अच्छे हो जाते हैं, चीजें बहुत बेहतरीन हो जाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर सैंक्शन की वजह से, चाहे चाइना की वजह से, अब थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। अब पश्चिम एशिया के कारण अगर मैं इंडिया में वर्तमान स्थिति की बात कर लूँ भैया, इसी गैस, ऑयल, इन सारे रिसोर्सेज को लेकर को क्या चल रहा है और इसके बावजूद यहाँ पर इंडिया ने क्या किया है, तो आप देखोगे कि अभी जो चल रहा है ना कि हम 85 to 88% जरूरत का ऑयल बाहर से ही आयात कर रहे थे। औसतन 4.5 से 5 मिलियन बैरल प्रतिदिन हमारा यूज होता है, ठीक है। अब गिरावट इसमें 13% आ गई है, जो हमें चाहिए था। हॉर्मुज से पहले 50% आयात होता था, वो भी अब हमारा इस रूट से हमने चेंज करके अदर रूट खोजना शुरू कर दिया है, वहां से हम कर रहे हैं। रूस की बात करें तो 40 से 50% हमारा आ रहा है, टॉप सप्लायर है, रिकॉर्ड हाई अभी तक चल रहा है। सऊदी अरब 12 से 15% अनुमानित शेयर है। हॉर्मुज से बच करके रेड ऑफ सी से अब यहाँ से मंगा रहे। प्रेजेंट सिनेरियो में इंडिया क्या कर रहा है वो मैं बता रही हूँ। अंगोला से हमने अपनी बढ़त बनाई है, अफ्रीका, अब बड़े पैमाने पर वहां से हम अपना ऑयल मंगाना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि हमने इनके साथ डील साइन करी है। यूएई के साथ अब हमारा घट गया है, वही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से घटा है। फिर इराक के साथ और भी ज्यादा घटा है। अभी एक जहाज हमने मंगाया था बहुत दिनों बाद, लेकिन वो कम ही है। ईरान से बढ़ा है अब थोड़ा सा, यूएस वेवर के बाद बढ़ गया है। अब देखो एलएनजी की बात करते हैं, नेचुरल, ये जो हमारा लिक्विफाइड नेचुरल गैस हो जाती है। अब जो मैं आपको बता रही थी ना रूट, विकल्प रूट अब हमारा ये बन गया है, क्योंकि ये तो बंद है, तो अब विकल्प रूट जो है वो बहुत बड़ा हो जाता है। या तो स्वेज कैनाल वाला ये ऐसा हम यूज करें, या फिर ये इतना बड़ा रूट हम लें। तो ये रूट के कारण अब 12 से 13 दिन हमें एक्स्ट्रा लग रहा है, और एक्स्ट्रा लग रहा है तो फिर इंडिया में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। भारत अपनी गैस की मांग का 50% आयात पूरा करता है, ठीक है। कतर और यूएई वहां से 40 to 60% सप्लाई थी, लेकिन अब वो प्रभावित हो गई है। तो अभी हम यूएसए यहाँ से काम कर रहे हैं, ये वाला। ओमान से हम बढ़ाया है, हमने नाइजीरिया से बढ़ाया है, कतर और यूएई से कम कर दिया है। स्पॉट मार्केट हम तलाश रहे हैं। इस तरीके से यहाँ से काम चल रहा है। जो रूट हमने बदले हैं 70% अदर रूट से आ रहा है। रेड सी, केप ऑफ गुड और यूएस रूट से हम इसको मंगा रहे हैं। रशिया से रिकॉर्ड हाई पर है, यूएस वेवर के बाद यहाँ पर चीजें चल रही हैं। अब जिन जिन रूट की हम बात कर रहे हैं, एक तो ये वाला रूट हो जाता है, तो चेन्नई पोर्ट से सीधा व्लादिवोस्टोक तक आ जाता है हमारा, रशिया से सीधा यहाँ पर पहुंच जाता है। इसको हम डेवलप करें। बाकी अदर रूट है जहाँ से चीजें हमारी आती हैं। चलो अब आते हैं और थोड़ा सा समझ लेते हैं कि भैया खपत की बात करते हैं। कीमतें तो हर पर डे अभी तो 115 के आसपास बैरल पहुंच चुका है। अंगोला की बात करते हैं तो 8000 किलोमीटर है जहां से हमें मंगाना पड़ता है। तो दिक्कतें तो यहाँ पर चल रही हैं बहुत ही ज्यादा, लेकिन फिर भी इंडिया क्या है, मल्टी अलाइन पर भरोसा कर रहा है। मल्टी अलाइनमेंट यानी कि हर एक नेशन के साथ बैलेंस बनाते हुए अपने आप को आगे लेकर के जाना। और सबसे बड़ी चीज जो मैंने ट्विस्ट आपको बताया था कि लास्ट में बताऊंगी कि रशिया ने अपना जो जहाज है वो भेज भी दिया था। रशिया ने अपने जहाज भेज दिया कि हाँ भाई जाओ और तेल देकर के आओ, लेकिन इंडिया ने मना कर दिया। और वो जो जहाज है वो अब रास्ते में अटका हुआ है, वो पहुंच ही नहीं पा रहा है, ना वो वापस रशिया जा पा रहा है, ना वो इंडिया आ पा रहा है। अब वो वहीं पर अटका हुआ है, उस पर अब किसी की नजर नहीं है। अब उसको कैसे वापस जाएगा, वो बीच में क्योंकि इंडिया ने लेने से मना कर दिया, रशिया ने उधर से भेज दिया है, तब वो कहाँ जाए बेचारा। तो इस तरीके की सिचुएशन प्रेजेंट समय में क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही है। तो इस पर आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।